हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लव। सो बच्चों, बहुत दिनों के बाद अभी हमारा वीडियो लेक्चर अपलोड होने जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स पर हमारा वीडियो बनने वाला है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पर। और ये जो वीडियो है जो गाइस जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। और ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उससे क्वेश्चन आता ही आता है। सो बच्चों, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये अगर आप जान जाते हो तो डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है और आपका जो थिंकिंग पावर है वो औरों की तुलना में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपको अपने अधिकार के बारे में पता होगा, जो कि आपके राइट्स से, जो कि आपको जन्म से ही आपको मिलते हैं। आज हमारी दुनिया में, जो हमारा देश है, बहुत सारे लोग जो हैं अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, जिसके कारण जो अथॉरिटी होते हैं, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो उनके मौलिक अधिकारों का, राइट्स का वो क्या वॉयलेट करते हैं, उनको वॉयलेशन करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं। तो यदि आप अपने अधिकार को जान जाओगे, तो कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। तो इसीलिए हम लोग कानून पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, कि हम अपना राइट्स ड्यूटी को जाने ऐसा। तो आज बेसिकली इस वीडियो लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हम शुरू कर रहे हैं। इसका पार्ट वन पार्ट टू करके हम वीडियो बनाएंगे अच्छे से, ताकि आप लोग को अच्छे से सब कुछ एक प्लेलिस्ट में मिल जाए। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, पढ़ा भी हूँ, ठीक है, जहाँ पे डिटेल में बताया आपको नहीं जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल में अच्छे से वीडियो बनाओ, ताकि और आपको नोट्स भी मिल जाए एकदम आराम से। मतलब फ्री में नोट्स प्रोवाइड भी आप लोगों को भी करता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। आपको केस लॉस वगैरह भी बहुत अच्छे से वीडियोस के साथ बताएंगे, बहुत अच्छे से। ओके ना? तो आप लोग बोरिंग मत होइएगा, बोरिंग नहीं करेंगे आप लोग को। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं राइट्स का। तो देखिए, राइट्स जो है हमें जो होता है बचपन से मिलता है। जैसे पैदा होते हैं ना, मरने के बाद भी हमारा अधिकार है, और जैसे पैदा होते हैं ऐसे ही हमारा राइट्स है। तो हमें देखिए, राइट्स जो है वो पहले लिखा हुआ नहीं था। हमें जैसे दुनिया बना है, सोसाइटी बना हुआ है, उस पर राइट्स तो हम लोग को पहले से है। जीवन जीने का अधिकार, खाने पीने, उठने बैठने सोने का बहुत सारा अधिकार है। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारे पास बहुत राइट्स है। लेकिन हमें राइट्स जो है वो रिटर्न कब मिला? मैं एक राइट्स तो हमारे पास बहुत है, लेकिन लेकिन वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि बात करता है फंड आर्टिकल आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात करता है। ठीक ना? आर्टिकल 12 से 35 तक बात करता है। ओके ना? और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो पार्ट थ्री में, देखिए यहाँ पे बताया पार्ट थ्री में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है, ये स्टेट के अगेंस्ट होता है, हमारे सरकार के अगेंस्ट होता है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इसके पीछे आप जान जाइएगा। ऐसा अब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े विस्तार से बताया गया है। और मैं आज इस वीडियो में आप लोग को पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो धीरे धीरे मैं कवर करूंगा। आप लोग शॉर्ट, अगर अगर आप लोग 5 मिनट में, 10 मिनट में अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो शायद वो ना हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं भी अपना कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं क्लियर किया हूँ। तो आपको एक लंबा टाइम देना पड़ेगा, आपको की चीज़ें समझना पड़ेगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। पूरा लाइन लाइन में आप लोग को बताएंगे अच्छे से। ये नोट्स है मेरा, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। ऐसा मैं खुद बनाया हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में कि पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि पार्ट थ्री जो है उसमें बहुत ही लॉन्ग लिस्ट, पूरा अच्छे से बताया गया फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा बताता है, पूरा पार्ट थ्री में ऐसा। अब ये बात कर, यहाँ देखिए कि द चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज वेरी वेल बीइंग डिस्क्राइब एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये जो चैप्टर होता है, चैप्टर जो है पार्ट थ्री, उसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी
जैसे जानते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, इसके पीछे भी एक हिस्टोरी है। देखिए पहले दो जो ईयर था, तो 1215, ठीक है ना, 1215 में जो है, उससे पहले क्या होता था कि हमारा जो अधिकार है, जो आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, हम लोग ह्यूमन राइट्स देखते हैं, तो वो सब लिखा हुआ कुछ भी नहीं था ऐसा। पहले राजा का शासन था, तो राजा राजा के पास बहुत राइट्स था, लेकिन एक सिटीजन, हम लोग सिटीजन है, तो सिटीजन के पास किसी भी तरह का राइट्स नहीं था। लेकिन ये जो है 1215 में जो है, पहला जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट आया, जिसमें कि सिटीजन के राइट्स के बारे में बताया गया है। मतलब 1912 में जो है, 1915 में सिटीजन को राइट्स दिया गया है, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उस राजा के खिलाफ दिया गया कि हाँ, सिटीजन के पास भी राइट्स है। तो वो जो रिटर्न में जो राइट्स दिया गया, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा कहा गया। ओके ना, तो इसलिए मैग्ना कार्टा जो है हमारा राइट्स के बारे में बात करता है, इसीलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट 3 है, उसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी हम लोग जानते हैं ऐसा। ओके, तो ये हो गया। जैसे कि एज अर्ली एज टू 1215, द इंग्लिश पीपल द इंग्लिश पीपल इनैक्ट एंड इंश्योर फ्रॉम किंग जोन्स फॉर रिस्पेक्ट ऑफ द देन एसेंट लिबर्टी। तो पहले जो हम लोग को अधिकार, जो लिबर्टी, जो फ्रीडम जो दिया गया था, वो दिया गया था 1215 में, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा इज द एविडेंस ऑफ देयर सक्सेस विच इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो ये सक्सेस जो मिला हमारे, सक्सेस जो मिला वो मैग्ना कार्टा को, ठीक है, वो जो ईयर में 1215 में मिला ऐसा। तो ये एक एविडेंस हो गया ऐसा, जहाँ एक हमें पता चलता है कि अगर हम हमें पूछा जाए कि हमारा मौलिक अधिकार, राइट टू लाइफ, मतलब जीवन जीने का अधिकार कहाँ है, तो हमारे आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में है, हम लोग पढ़ेंगे, बाद में डिटेल करेंगे, राइट टू लाइफ है ऐसा। तो राइट टू लाइफ अगर हम मान लीजिए ये लिखा नहीं होता, तो हम कहाँ बोलते हैं, हम जीवन जीने का अधिकार है, वो तो मुंह से बोलने से नहीं ना होता है, तो जुबान से बोल दिए। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है, हमारा जीवन जीने का अधिकार है, लिबर्टी है, फ्रीडम है हमारे पास ऐसा। ओके, तो ये सारी चीजें जो है हमारे आर्टिकल 21 में, तो इस बेसिस पर अगर हम बोलेंगे तो कोई भी हमारा अगेंस्ट में नहीं जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये होता है, आपको राइट्स देता है, आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में। तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का मुंह बंद कर सकते हैं, अगर आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है कि मेरे पास डिग्निटी है, अच्छा हमारे पास राइट है, अच्छे से जीवन जीने का अधिकार है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको वोलेट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा राइट्स है, कोई इसको छीन नहीं सकता है। पर दिस इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। तो ये जो मैग्ना कार्टा जो था, ये फर्स्ट क्या था, रिटन डॉक्यूमेंट था, किस चीज का, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन का था। ओके, ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं। दिस फंडामेंटल राइट्स सब्सटेंटली कवर ऑल द ट्रेडिशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स enumerated इन दी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यूडीएचआर में भी कहा गया, इसे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात किया गया है। देखिए सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स क्या होता है, देखिए सिविल राइट्स वैसे राइट्स होते हैं जो कि बात करता है ऐसा, मैं अपना नोट्स में यहाँ लिखा हूँ ऐसा। ओके, तो सिविल राइट्स जो होता है बेसिकली बात करता है कि दोज राइट विच आर रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो जो जो सिविल राइट जो होता है वो बेसिकली बात करता है कि राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो ये जो सिविल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जहाँ पे हमारा आ जाता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, राइट टू प्राइवेसी, होम, ठीक ना, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ टॉर्चर, तो ये सारी चीजें जो हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये सारी चीज जो आता है सिविल राइट्स में आ जाता है ऐसा। ओके, पॉलिटिकल राइट्स में क्या आता है, पॉलिटिकल राइट्स में आता है जैसे कि हमारे पास जो होता है कि पॉलिटिकल राइट्स में भी रेफर टू दोस राइट विच अलाउ अ पर्सन टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो पॉलिटिकल राइट्स में जिसमें आ जाता है कि हम लोग गवर्नमेंट के जो है इवेंट जो होता है, जैसे कि चुनाव होता है, वोट देना होता है, वो पॉलिटिकल राइट्स आपको देता है। मतलब गवर्नमेंट के
गवर्नमेंट में आप पार्ट बन सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे कि सरकार बना सकते हो अपना, आप नेता बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, ठीक है ना, प्रेसिडेंट बन सकते हो, चीफ मिनिस्टर बन सकते हो, तो पॉलिटिकल राइट्स आपका ये हो जाता है। तो ये बात करता है, तो दिया गया फंडामेंटल राइट्स में ही दिया गया है आपका। ओके, अरे ह्यूमन राइट्स जो है, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है, जो यूडीएचआर है, उसमें भी ये बात कहा गया है। तो हमारे भारत के संविधान जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डील करता है, और पार्ट 3 में दिया गया है, वो यूडीएचआर में भी दिया गया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। The America were the first to give Bill of Right a constitution status। तो अमेरिका जो है फर्स्ट जो है क्या किया था, वो फर्स्ट टाइम बिल ऑफ राइट्स क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपना शामिल किया था। ओके ना, तो हम लोग जो अपना अभी अभी जो हमारा संविधान है भारत का, जो वो संविधान जो हमें शामिल किए हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग लिए हैं कहाँ से बोरो किए, वो हम लोग यूएसए से, हम लोग क्या यहाँ से अमेरिका से हम लोग लिए हैं सर। तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट से हम लोग हमारा फंडामेंटल राइट्स लिए, याद रखिएगा ऐसा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि नीड फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो देखो बच्चे लोग, अभी हम इसका ओवरव्यू दे रहे हैं। अगर ये सारी चीज आप नहीं जानोगे तो फंडामेंटल राइट्स समझ में नहीं आएगा, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं, और ये बहुत ही बेस्ट चीज है ऐसा जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा। इससे इसके सिवा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस वीडियो के सिवा ऐसा, अगर मिलेगा भी तो पूरा डिटेल में नहीं मिलेगा। ओके ना, तो नीड फॉर फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल का हमें जरूरत क्यों है, उसकी बात करता है। तो फंडामेंटल जो है, fundamental rights were deemed essential to protect the rights and liberty। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स हमारे इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे क्या राइट्स को प्रोटेक्ट करता है एंड लिबर्टी भी प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे पास राइट्स बहुत सारे दिए हुए हैं जो बचपन से, जो कि इस पैदा होने से ही, जब से सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहा है तब से बच्चे लोग। तो फंडामेंटल राइट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और हमें लिबर्टी देता है ऐसा, और लिबर्टी ऑफ द पीपल, ठीक ना, अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट ऑफ पावर डेलीगेटेड बाय डेलीगेटेड बाय देम टू देयर गवर्नमेंट। तो हमें राइट टू प्रोटेक्शन किसे देता है, वो गवर्नमेंट से देता है। देखिए हम लोग जो है, हम लोग एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट को हम लोग अपना अधिकार, बहुत सारा अधिकार जो होता है हम दे देते हैं उसको, कि आप हमारे हित पे कानून बनाओ, आप हमारे राइट को प्रोटेक्ट करो ऐसा। तो बेसिकली जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो राइट्स जो हमारा फंडामेंटल राइट जो है, वो किस चीज के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ऐसा। तो तो ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और हम उसको राइट दिए हुए, तो उसका ड्यूटी भी बनता है कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे ऐसा, हमारा केयर करे ऐसा, हमें फ्रीडम दे ऐसा। तो वो कभी भी अगर वॉयलेशन दे करता है तो उसके लिए हम रेमेडीज भी ले सकते हैं, तो आगे हम बताएंगे आपको। ओके ना, जैसे कि दे आर लिमिटेड अपॉन ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास का एक लिमिटेड पावर होता है फंडामेंटल राइट देने से, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट अगर मान लीजिए पावर दे दे कि आप लोग कुछ भी करिए, मतलब कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी कानून बना सकता है, कभी भी अपना प्रॉफिट के लिए, अपने फायदा के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है, जो कि जो पार्ट 3 में जो दिया हुआ है, तो उसको वॉयलेट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी सरकार है, कोई भी कानून बनाएगा, तो उस फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट को ये क्या कर सकता है, ये रोक लगाता है, गवर्नमेंट पर एक क्या कहते हैं, उस पर रोक लगाता है, उसके पावर्स को लिमिट कर देता है ऐसा, कि अगर कुछ भी करो लेकिन हमारे राइट्स को आप लोग वॉयलेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के पास एक पावर नहीं है ऐसा। ओके ना, तो ये बेसिकली गवर्नमेंट पे एक तरह का क्या कह सकते हैं, एक स्टे लगाता है, रोक लगाता है, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट्स हमें मिला है। जैसे कि हो गया गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाने वाला चीज है, लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, ठीक ना, एग्जीक्यूटिव ये जो है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो होते हैं सर, जो कानून बनता है उसको वो लागू कराते हैं सर। दे आर एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। तो ये जो नेता लोग जिसमें आ जाते हैं ना, जैसे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो बॉडी जो होते हैं, ये बेसिकली ये लोग बहुत ज़्यादा, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा वॉयलेट किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को। ओके ना, तो इसीलिए अगेंस्ट मिला है। ओके, तो इस तरह का है।
तो अब देखिए दो केस अभी हम बताएंगे आप लोग को। दो केस जो है, एक मेनका गांधी का केस जो है और उसके बाद ए के गोपालन का केस है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इस केस को देखने के बाद आपका कंसेप्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं मेनका गांधी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये केस को आपको नहीं जानोगे तो आपका फंडामेंटल राइट्स पढ़ना बेकार हो जाएगा डेफिनेटली। इस केस का माध्यम से आप अपने आंसर राइटिंग में अपने नॉलेज को आप बहुत ही बूस्ट कर पाओगे ऐसा। और इसका जब केस लो का जब आधार लेते हो तो सोचिए वो बहुत ही आपका आपके जो राइटिंग होगा, आपके जो शब्द होगा, आपका जो आंसर होगा वो बेस्ट हो जाएगा। तो देखिए मेनका गांधी जो केस है यूनियन ऑफ इंडिया में, जो भगवती जस्टिस जो है वो ऑब्जर्व की थी, उसमें हेल्ड किया गया था। वो क्या बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यू चेरिस्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री सिंस द वैदिक times, and they are calculated to protect the dignity of the individual and creates a condition in which every human being can develop his personality to the fullest extent। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस केस में ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट जो है बेसिक राइट से, बेसिक वैल्यू है, एक बेसिक राइट से जो कि हमें मिला है, जो सिटीजन को मिला है, क्या वो सिटीजन को दिया गया है ऐसा, पीपल ऑफ हिज दिस कंट्री सिंस द वैदिक टाइम्स। तो ये जो वैदिक काल जो हम लोग बात करते हैं कि वैदिक समय से, कि बहुत पुराना चीजों से हमें ये राइट्स दिया गया है ऐसा। और ये जो राइट्स जो होता है दे आर कैलकुलेट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब हर एक पर्सनल व्यक्ति के राइट्स को, डिग्निटी को वो प्रोटेक्ट करता है ऐसा। ओके, and create a condition in which every human being can develop his personality to the fullest full। तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है, एक जीवन का जो पर्पस होता है, लाइफ जीने का जो पर्पस होता है, उसको फुलफिलमेंट करता है ऐसा। राइट्स नहीं दोगे तो कैसे कोई आदमी जिएगा अच्छे से, ठीक ना। तो वो क्या करता है कि डेवलप हिज पर्सनालिटी, वो एक व्यक्ति का जो विकास जो होता है सही तरीके से होगा, इसीलिए राइट को दिया जाता है ऐसा। ह्यूमन बींग्स का अगर उसको राइट नहीं दोगे तो कैसे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर पाएगा, वो तो जी नहीं पाएगा अच्छे से, ठीक ना। तो ह्यूमन बींग कैन डेवलप हिज पर्सनालिटी एंड फुलेस्ट एक्सटेंट, पूरे तरह से वो अपना लाइफ को डेवलप कर सकता है। इसीलिए हमें फंडामेंटल राइट्स क्या जरूरी है ऐसा। ओके ना। और यहाँ पे जो बात करता है ऐसा कि उसके बाद देखिए द उसका द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इम्पोज नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, जैसे कि ऑन द स्टेट नॉट इन इंक्रोच ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द वेरियस डिमेंशन। तो देखिए यहाँ पे ये बोलता है कि ये जो राइट्स जो है ये इम्पोज करता है, गवर्नमेंट को इम्पोज करता है, किसको, ऑब्लिगेशन का। अगर गवर्नमेंट को क्या करता है, ऑब्लिगेशन करता है, ये अगेंस्ट गवर्नमेंट का अगेंस्ट दिया जाता है। और गवर्नमेंट का अगेंस्ट ये राइट्स होता है। और ये नेगेटिव राइट होता है किसके लिए, गवर्नमेंट के नेगेटिव राइट, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स दिया गया सिटीजन को तो उसकी वजह से क्या होता है ना, वो अपने मनमर्जी से कोई भी कानून नहीं बना सकता है, अब मनमानी नहीं कर सकता है। ओके, तो ये इम्पोज करता है, उसको फोर्स करता है ऐसा। ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर। और ये जो हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये ह्यूमन राइट का बेसिक स्ट्रक्चर है। सोचो कि इसके बिना आप सोच ही नहीं सकते हो, अपना लाइफ को आप एकदम सोच ही नहीं सकते हो, राइट्स ही नहीं रहा तो अपने जीवन का आप सोच ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस केस में भी बोला गया था कि दिस राइट इंश्योर द फुलेस्ट फिजिकल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन। तो अगर हमें अपने डेवलपमेंट करना है, फिजिकली डेवलप करना है, फुलेस्ट पूरी तरह से डेवलपमेंट करना है, मेंटली हो, फिजिकली हो, मोरली हो, ये डेवलप सिटीजन को डेवलप करना है, तो ये राइट्स हमें देना बहुत जरूरी है। तो दिस राइट इंश्योर, मतलब ये इंश्योर करता है इस राइट को, क्या क्या, फिजिकल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट होगा, किसका, सिटीजन का, एवरी सिटीजन का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक केस लॉ में, इस केस में जो भगवती जस्टिस जो थी वो इसमें ऑब्जर्व की थी और ये बात इसमें हेल्ड हुआ था। ओके ना। अब हम बात करते हैं कि ए के गोपालन केस के बारे में। तो एक ये बहुत, दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास AIR 1950 सुप्रीम कोर्ट 227। ओके ना। मुखर्जी, जस्टिस मुखर्जी जो है उसमें ये ऑब्जर्व किए थे ऐसा
ये क्या बोला गया था, इसमें ध्यान दीजिएगा ऐसा, देयर कांट बी एनी सच थिंग्स एज एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल लिबर्टी हुल फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट टू। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कांट बी सच थिंग, कुछ चीज जो है एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि हमेशा एक जगह कोई रहेगा, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट से, मतलब ऑल राइट जितना भी हमारा फंडामेंटल राइट हमें दिया गया है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि हमेशा वो हमारे पास रहेगा। कुछ ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या सस्पेंड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय को सस्पेंड भी कर सकते हैं। और अनकंट्रोल मतलब ऐसा नहीं कि आपको राइट्स और लिमिटेड दिया गया है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे रोक भी लगाता है, ठीक ना। इसके बोल रहा है कंट्रोल लिबर्टी होल फ्रीडम ऑफ रिस्ट्रेंट, तो पूरे फ्रीडम को, मतलब फ्रीडम कहने का मतलब आपके पास बहुत राइट्स है, तो वो फ्रीडम के साथ आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आता है, ओके ना। तो आपको कुछ भी ऐसा पाबंदी भी आपको लगाया जाता है, ऐसा नहीं फ्रीडम है तो मान लीजिए फ्रीडम है आपको कि राइट टू मूव एनीवेयर, ठीक है, पूरा इंडिया में घूमने का कहीं भी अधिकार है, इसका मतलब थोड़ी कि पड़ोसी के घर में जहाँ मन वहाँ कहीं चल जाओ, कहीं भी घुस जाओ किसी का घर में ऐसा, तो ये राइट्स नहीं, तो आपको लिमिटेशन लगाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी अभी इस केस में देखिएगा, समझ बताएंगे आपको, समझ जाइएगा ऐसा, ठीक है। तो फॉर दैट वुड लीड टू एनार्की एंड डिसऑर्डर, अगर अगर आप पूरा पूरा राइट को एब्सोल्यूट होगा, पूरा फ्रीडम दिया जाएगा, ऐसा जो मन में आ रहा है आदमी सब पूरा कर रहा है, सिटीजन जो मन में आ रहा है कुछ कुछ भी कर रहा है ऐसा, अगर मान लीजिए गाना बजाना है तो पूरा गाना बजा रहा है, पूरा डीजे बीजे पूरा बजा रहा है ऐसा, सामने वाला का पढ़ाई कर रहा है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसको सोच नहीं रहा है, तो उसके पास राइट तो है गाना वाना बजाने का, ठीक है, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना है कि केयर भी करना है ऐसा। आप गाना नहीं बजा सकते हो, आप ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते हो कि अपने फ्रीडम के लिए सामने वालों को डिस्टर्ब करो, किसी को भी अपने फ्रीडम के लिए सामने वालों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो ऐसा। आपके पास राइट ऑफ फ्रीडम है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन भी उसका है, ओके ना, जिससे कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, आपके इंजॉयमेंट में दूसरों को डिस्टर्ब ना हो ऐसा। अब इसमें देखिए कि और ये अगर इस तरह का होगा तो ये लीड करता है किसी एनार्की, अराजकता फैल जाएगा उसमें, और ये अव्यवस्था फैल जाएगा, डिसऑर्डर फैल जाएगा ऐसा, ठीक है, डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, वो लीड करता है इसे, तो इस तरह का अराजकता फैल जाएगा, एनार्की को ये प्रमोट कर लीड करेगा, तो दिक्कत है ऐसा, ओके ना। तो एक जो एक सरकार जो है अच्छे से चल नहीं पाएगा। The position and enjoyment of all rights are subjected to such reasonable condition as may be deemed by the governing authority essential uh, to the safety, health, peace, gender, order and morals of the community। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो है पोजीशन जो होता है, पोजीशन एंड इंजॉयमेंट, ठीक है, पोजीशन एंड इंजॉयमेंट ऑफ ऑल राइट, तो हमारे पास बहुत सारा राइट्स इंजॉयमेंट करने का राइट्स और अधिकार है, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, सच रीजनेबल कंडीशन में बी डीम्ड बाय गवर्निंग अथॉरिटी, तो कुछ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जैसे कि मान लीजिए सेफ्टी, कुछ ऐसा मैटर आ गया कि पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या फंडामेंटल राइट्स पर क्या कुछ समय के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाना, फिर रोक लगाना ऐसा, ठीक है, जैसे हेल्थ का इशू हो गया, जैसे कोरोना आया था, कि कोरोना आया था तो अभी सबको घूमने का जो राइट्स राइट टू मूवमेंट था वो बंद कर दिया गया था। आर्टिकल 19 में जो है हमें राइट टू मूवमेंट है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन और थॉट्स, ठीक है, तो वो चीज है हमारे पास था, लेकिन उस चीज पर रोक लगा दिया गया था, क्यों, क्योंकि हमारे हेल्थ पर वो इफेक्ट कर रहा था, तो ये गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि क्या कर सकता है, वो जो अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकते हैं हमारे सेफ्टी के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे हेल्थ के लिए और सोसाइटी में पीस के लिए, ठीक ना, वो क्या कर सकते हैं, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है, कुछ राइट को छोड़ के ऐसा वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो कभी भी हमसे छीना जा सकता है, ठीक है, इसीलिए तो जनरल राइट्स उसके बाद वो हमसे छीना जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ये गवर्नमेंट के पास पावर है ऐसा। व्हाट राइट्स देयरफॉर अटेम्प्ट टू डू एंड डिक्लेयर द राइट्स ऑफ द पीपल इट इज टू बी
स्ट्राइक अनबैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। तो देखिए ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल को क्या कर सकते, बैलेंस किया जा सके, दोनों के बीच में बैलेंस बना सके। नहीं तो दिक्कत होगा अगर कोरोना आ गया, अगर सरकार, कोरोना अभी मान लीजिए नहीं, अभी चाइना में फैल रहा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोरोना फिर से दोबारा आ जाता है और वहां पर राइट ऑफ मूवमेंट जो है करने से क्या कोरोना फैल रहा है, कि जितने लोगों के संपर्क में आ रहे हैं वो कोरोना फैल रहा है, तो क्या है पब्लिक हेल्थ के लिए क्या है, ये तो बड़ा नुकसानदायक है। तो इस पे कंट्रोल कौन लगाएगा, इस पे कंट्रोल सरकार लगाएगा। ये इंडिविजुअल लिबर्टी को ही फायदा, इंडिविजुअल लिबर्टी को रोकना है इसमें, या हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं, कौन रोकेगा, गवर्नमेंट ही रोकेगा। तो ये संसोल ये दोनों चीज को ध्यान में रखता है कि सोशल इंडिविजुअल लिबर्टी को भी ध्यान देता है और सोशल कंट्रोल को भी ध्यान देता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज पर ध्यान देता है, ऐसा दोनों पे ध्यान देता है। ओके, तो गवर्नमेंट को ध्यान पड़ता है, गवर्नमेंट जो होता है हमारा गार्जियन होता है, तो गार्जियन को अपना बच्चे हमारे संतान को क्या केयर करना पड़ता है। ओके, उसके लिए जो उचित डिसीजन जो लेना है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लेना है। अपने मन से गवर्नमेंट कुछ भी ले नहीं सकता डिसीजन, जो डिसीजन लेना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही लेना है ऐसा। ओके, अब हम बात करते हैं कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर इन इनुमरेटेड इन पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 32। तो देखिए बेसिकली जो हमारा राइट्स की जो बात करता है वो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक बात करता है। और दिस राइट्स आर जस्टिसेबल। अब देखिए जस्टिसेबल कहने का मतलब क्या है, उसका मतलब समझिएगा। जस्टिसेबल मतलब कहने का मतलब, जस्टिसेबल मीन्स दैट इफ दिस राइट्स आर वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट और एनी एल्स, ठीक है ना, एनी वन एल्स, the individual has the right to approach the Supreme Court or High Courts for the protection of his and her fundamental rights। देखो जस्टिसेबल राइट कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, वोलेशन करता है, वोलेट करता है, तो क्या एक इंडिविजुअल पर्सन के पास राइट्स है, इंडिविजुअल हैज अ राइट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अंडर आर्टिकल 32 के तहत, अंडर आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है। और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। किसके लिए, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। अगर हमारे कोई व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर वोलेट करता है तो हम अपने उसके रेमेडीज के लिए, हम उसके रक्षा करने, अपने राइट्स की रक्षा करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं ऐसा, ठीक है। और भी कोई भी ऐसा केस नहीं होता है जहाँ पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स के बचाव के लिए, उसके रक्षा के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, तो ये जस्टिसेबल राइट्स होता है यहाँ पर। ओके ना, इसको याद रखिएगा आप, जस्टिसेबल राइट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द राइट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज incorporated automatically in the Indian Constitution can be classified under the following 6 groups। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स 6 तरीके की तरह है। 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमें दिया गया है किसे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, जैसे कि 6 टाइप्स का राइट्स। पहला क्या है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात करता है राइट टू इक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे इस सब आर्टिकल को पूरा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बात करता है ऐसा। पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 से 24 बात करता है। बड़ा आर्टिकल नहीं, छोटा सा है, 23-24 है, ज़्यादा दो को खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओके ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। ये भी बड़ा चीज़ नहीं है, सब कुछ खत्म कर देंगे, हम पूरा बता देंगे आप लोग को। एंड ई आर्टिकल 5 नंबर में जो है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30 है। ओके, और लास्ट में जो है हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से 35 है। तो ये सारे जो चीज़ हमें पढ़ना है, तो ये जो छः तरह के जो राइट्स से हमें पूरा पढ़ना है, डिटेल में आप लोग को बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे आएगा, इसका पार्ट पार्ट करके बताएंगे आप लोग को, ओके ना। तो फॉलो करिए कि चीज़ को मैं बेसिक बता रहा हूँ, इन नोट्स को फॉलो करिए आप लोग। तो देखिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। तो इस सिक्स, तो जैसे कि हम लोग 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, या पढ़े कहीं भी आप पढ़े होंगे, तो बेसिकली ये राइट्स आपको बताया जाता है, लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम लोग पूरा डिटेल में आप लोग को बताएंगे, ओके। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी 44th अमेंडमेंट हैज एबोलिश्ड the right to property as a fundamental rights as guaranteed by Article 19 AF and Article 31 of the Indian Constitution. So, and hence Article 19 1F Article 31 has been omitted. तो देखिए यहाँ पर हमारा जो 44 अमेंडमेंट जो आया था, उसमें जो क्या होगा, एक राइट्स था हमारा हटाया गया था। वो राइट्स जो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे पास था, राइट टू प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हटाया, उस 44 अमेंडमेंट में उसको क्या कर दिया गया, हटाया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक लीगल राइट्स है। याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं, ये एक लीगल राइट्स है। और ये जो गारंटी जो दे रहा था, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी आर्टिकल 19, जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो है गारंटी दे रहा था, वो आर्टिकल 19 ए एफ में जो दे रहा था उसको भी हटाया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में एफ का जो हमेशा देखिएगा, उसमें हमेशा वो जो क्लाउज होता है वो खाली कर दिया गया, उसमें स्टार वगैरह लगा दिया गया है, उसमें अब वो राइट्स नहीं है, वो खत्म कर दिया गया है। कौन सा अमेंडमेंट में, ये 44 अमेंडमेंट जो हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंडमेंट हुआ था 44 में, वहाँ हटाया गया। तो इस बात क्या याद रखिएगा इसे, ये ठीक है, ये ओमिटेड कर रहा था बेसिकली, ओके ना। तो देखिए रिसेंटली अभी जो एक अमेंडमेंट और हुआ, जिसमें कि हम बताना चाहेंगे आप लोग को, अमेंडमेंट तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो बेसिक बेसिक की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एसेंशियल है, उसको मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो रिसेंटली जो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 में जो हुआ था, ऐसा 2002 में अमेंडमेंट हुआ था, राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूड इन द लिस्ट। देखिए राइट टू एजुकेशन नहीं था, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स में जो है हमारा राइट टू एजुकेशन नहीं था, लेकिन अमेंडमेंट किया गया जहां पर आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें ये बताया गया कि राइट टू एजुकेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो उसमें ऐड कर दिया गया, फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स एज अ पार्ट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम टू एडिंग आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21 को ऐड कर दिया गया, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो समझ गया आप लोग, और जिसको भी समझ नहीं आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को ये तो हमारा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बाद में रिवीजन भी कराऊंगा इस सबका मैं पूरा अच्छे से बाद में, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, पूरा सपोर्टिव कोऑपरेटिव हम लोग हैं, मैं हूँ, और पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा जब तक कोशिश करूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखिए ये मैं आप लोग बता रहा था, पहले भी कह रहा था कि फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट गवर्नमेंट, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। तो फंडामेंटल राइट्स जो है दिया जाता है इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया जाता है, अगेंस्ट गवर्नमेंट, स्टेट में कहने का था सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की बात कर रहे हैं। तो स्टेट दोनों ऐसा कंट्री, जो सरकार जो होता है उसके खिलाफ दिया जाता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, और ये नोट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। तो फंडामेंटल राइट जो होता है प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं दिया जाता ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक केस है उसमें हम बात करेंगे, पहले आप लोग इसको देख लीजिए, ओके ना। इंडिविजुअल नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी स्टेट। तो इंडिविजुअल मतलब कि हम लोग, एक व्यक्ति जो होता है, हर एक व्यक्ति जो होता है उसका नीड्स है, उसका जरूरत है, क्या प्रोटेक्शन होता है, किससे प्रोटेक्शन होगा, स्टेट से प्रोटेक्शन, ठीक है ना, स्टेट से प्रोटेक्शन। दी राइट्स विच आर गिवन टू द सिटीजन्स बाय वे ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इंक्लूड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर guarantee against state action as distinguished from violation of such rights from private parties, provide action and sufficiently protected by the ordinary law of land।
तो यहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिलता है ऐसा, और गवर्नमेंट का जो एक्शन होता है उसके अगेंस्ट मिलता है। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेता है, कोई भी कानून लाता है, वो अगर मान लीजिए वो क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट को एक बाउंड करता है, गवर्नमेंट को एक रोक देता है कि उसको, कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, वॉयलेट कर सकता है। ये अगर गवर्नमेंट के एक्शन को ये रोक लगाता है। अगर गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाता कि वो कोई भी कानून बना सकता था, जो मन में ऐसा सिटीजन कुछ भी कर रहा है, मर रहा है, जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था उसको, ठीक है, कोई मतलब नहीं होता अगर ये राइट्स नहीं दिया था। तो राइट्स जो होता बेसिकली वो सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए देता है, किससे, सरकार से, कि सरकार कोई गलत काम नहीं कर सकता है, कुछ चीज नहीं बना सकता ऐसा कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन के राइट्स को वोलेट करे ऐसा। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाना है कि हमारे राइट्स को वोलेशन हो, हमारे अच्छे के लिए कानून बनाना है, सिर्फ अच्छा करने के लिए, हम लोग को फायदा हो, इसी में आपको कानून बनाना है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाना है जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो, ओके ना। ये प्रोटेक्ट करता है एक, लेकिन लेकिन इसमें ये भी बोला गया है कि जब प्राइवेट जो होता है, तो हम लोग अगर प्राइवेट के लिए, प्राइवेट रेमेडी मतलब एक एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, मान लीजिए, तो ए और बी जो इंडिविजुअल व्यक्ति है और दोनों में लड़ाई हो गया, जिससे कि ओके ना, तो वैसे में हम लोग नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसा, ठीक है। उसके लिए हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, अगर पर्सनल लड़ाई है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गो थ्रू हम लोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में है तो अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होना चाहिए, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए ऐसा, ओके ना। तभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं ऐसा हम लोग के लिए, ओके। तो गवर्नमेंट का अगेंस्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका एक केस आप लोग देख लीजिए, सब बता देता हूँ। पीडी सम समदानसी, ठीक है, दानसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें ये बोला गया था, द पिटिशन इज द पिटिशनर इन एंड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साउट द प्रोटेक्शन ऑफ द कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट हिज प्रॉपर्टी राइट्स अंडर आर्टिकल 19F, जो कि मैंने बताया था अभी अमेंडमेंट में जो आया था, राइट टू प्रॉपर्टी की बात है ऐसा। तो एंड आर्टिकल 31 वेयर इन्फ्रेस्ड बाय द एक्शन ऑफ अनदर प्राइवेट पर्सन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दो, और इसमें क्या किया था, देखिए यहाँ पे जो है वो दो इंडिविजुअल के बीच में, सेंट्रल बैंक था इंडिविजुअल, ठीक है, और उसके बाद एक व्यक्ति था, उस पर पिटीशन फाइल हुआ है। तो ये एक प्रॉपर्टी को लेकर था, जैसे कि प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं, बाद में खत्म कर दिया गया, तो उसके बारे में बात करता। प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल के बीच में, मतलब एक इंडिविजुअल आदमी है, एक इंडिविजुअल आदमी है, गवर्नमेंट तो है ही, इसमें गवर्नमेंट है ही नहीं, तो गवर्नमेंट ही नहीं है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल नहीं है। तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल करोगे तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जो किया, तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द पिटीशन एंड हेल्ड दो, एंड ये हेल्ड क्या, एंड सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को क्या कर दिया, वो खारिज कर दिया गया, ऐसा डिसमिस कर दिया। और ना इधर आर्टिकल 91A जो एफ था वो उसको हटा दिया गया, और आर्टिकल 31 जो है 31 उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। तो वो बोला कि इसमें ये बोले, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भाई साहब, तो ये आर्टिकल जो 31 जो है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये तो पर्सनल है, आप दोनों पर्सनल लड़ रहे हो ऐसा, पर्सनल लड़ाई है आप लोग का, गवर्नमेंट इसमें है ही नहीं ऐसा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको जो राइट दिया गया ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इंडिविजुअल में तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। दूसरा से तो उसमें ये बोला गया, उसके लिए अलग रेमेडी है ऐसा, ठीक है ना, तो उसके लिए अलग रेमेडी है ऐसा, ओके। इसमें क्या हमारा आईपीसी आ गया, कोई फ्रॉड कर दिया, कुछ फ्रॉड कर दिया, कुछ इसमें फर्जरी कर दिया, ऐसा मिस्टेक कर दिया, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है, देगा वो, ओके। कॉन्ट्रैक्ट में आ गया ऐसा, तो इस तरह की बात करते हैं ऐसा, ओके। तो ये हो गया इसका, बेसिकली ये कहा गया था कि जो इस केस में बेसिकली यही बात बोलता है कि जो है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल जो है सिर्फ स्टेट के लिए है, नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए है सर, ओके। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ओके, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपको लोग बताने वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं ऐसा, कब कर सकते हैं वो आपको भी बताने वाला हूँ।
द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अब्सोल्यूट राइट। तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक अब्सोल्यूट राइट नहीं है कि हमें जो ये राइट्स दिया गया तो हमेशा हमारे पास, हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा। तो ये एक अब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये हमसे छीना भी जा सकता है, ये राइट्स हमसे छीना भी जा सकता है। कब छीना जा सकता है वो आपको बताते हैं, वो होगा इमरजेंसी के समय। ओके ना, इमरजेंसी। तो आर्टिकल 358 प्रोवाइड दैट व्हेन द प्रोक्लेमेशन of emergency is made by the president under article 352 and freedom guarantee by article 90 are automatically suspended and would continue to be so for the period of emergency। तो अब यहाँ पे आर्टिकल बात करता है, जो आर्टिकल 358 में ये बताया गया है कि गो हमारा जो है कौन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अगर मान लीजिए देश में ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, जहां पर, अब देखिए रात में कुत्ता ही भौंक रहा है, बड़ा दिक्कत, रात में अभी 12 बजे इसको मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को माय डियर, ठीक है ना, कुत्ता ही भौंक रहा है ऐसा, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, मैं आवाज को थोड़ा लाउडली कर रहा हूँ, लाउडली बोलता हूँ, ठीक है, ओके, लाउडली बोल रहा हूँ ऐसा। तो देखिए मेरा ये कहना है कि आर्टिकल जो है बड़ा डिस्टर्ब कर दे रहा है कुत्ता वगैरह, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हैं ऐसा। इसमें स्टॉपिंग के जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं है सर, ठीक है। तो जैसे कि कुत्ता जब भौंक रहा है रात में, देखिए ना बड़ा दिक्कत कर रहा है हमको, तो मैं भी आप लोग का स्टॉप, थोड़ा सा स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए नहीं दे रहा है साहब, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं ऐसा। तो हमको लगता है कि आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, मे बी ऐसा, तो आज इस वीडियो को इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुत्ता भी वगैरह भौंक रहा है तो अपनी डिस्टर्बेंस जो हो रहा है इसमें क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग कल इसको पढ़ेंगे, ओके ना, कल हम लोग कल पढ़ेंगे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ओके, ये कवर हो चुका है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे ऐसा, ओके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चे लोग। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट्स में, नई एनर्जी के साथ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।